रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं? क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. लीजिए फिर आधम के हम दोनों, यानी मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल, आखिर आपसे वादा जो किया है भाई कि हर हफ्ते रोशनी के इस कारवां में कदम ब कदम शाना बशाना चलते रहेंगे आपके साथ। आपके संदेश से सुझाव समस्याएं हमें मिल रही हैं बराबर। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। और हमारी कोशिश जारी है कि इन सब को अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहें। हाँ तो सलीमा, आप क्या कह रही थी, क्या खबर है आज आपके पास? भाई खबर तो हमेशा अच्छी ही देते हैं हम, लेकिन आज की न्यूज जो है ना, ये कुछ बहुत आर्टिस्टिक सी है। अच्छा, भाई ऐसा है कि पहली दफा एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन डेवलप की गई है खासतौर से दृष्टिहीन और ब्लाइंड लोगों के लिए, बल्कि ब्लाइंड बच्चों के लिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसमें कोई 22 टचेबल आर्ट वर्क्स बाय मास्टर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मैक्सिकन स्कल्पचर जो हैं वो वहाँ पर रखे गए हैं और मौजूद हैं। और ऑर्गेनाइजर्स ने दोनों अंग्रेजी और स्पेनिश साइनेज में, ब्रेल में ये ऑडियो डिस्क्रिप्शंस दिए हैं इन बच्चों के लिए। और ये एग्जीबिशन जो है ना, इसका टाइटल बड़ा सुंदर है। हाँ? बताओ तुम्हें? बताइए। इसका टाइटल है द सोल इन द हैंड्स। वाओ, क्या बात है ना? तो अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ जी। कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कला से परिचित होने के लिए इस किस्म की कमाल योजनाएं हमारे देश में भी हो सकती हैं? सलीमा, अपने इस प्रोग्राम में हम बराबर ऐसी डिवाइसेस का जिक्र करते रहते हैं जो दृष्टिहीनों को आम जिंदगी में मुकम्मल तौर पर जोड़ने की कोशिश करती है या उनमें मदद करती है। क्या ताज्जुब है कि ऐसी एक जबरदस्त योजना हमारे यहाँ भी आ जाए। देखिए, आर्ट की बात चली है तो इनसे मिलिए, मंजू मग्गू से। ये म्यूजिक में एमए हैं और फाइनेंस मैनेजमेंट में भी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा। बेहतरीन गाती हैं, खूबसूरत गाना गाती हैं। वाह। और जरा गेस कीजिए इन्हें कौन लेके आ रहे हैं? मेरा पहला गेस, मेरा आखिरी गेस, ये है हमारे और सिर्फ हमारे जॉर्ज इब्राहिम। इनसे कुछ दिलचस्प सवाल कर रहे हैं। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। वाह वाह मंजू जी, क्या गला पाया है आपने। ये बताइए मंजू जी कि आपको कब पता चला कि आप अच्छा गा सकते हैं? बचपन से ही संगीत का शौक तो था। पाठशाला में तो संगीत कंपलसरी जैसे होता है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इंटरेस्ट या थोड़ी रुचि उसमें शायद कम हुई या कम दिखाई मैंने, ये हो सकता है। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद मैंने दोबारा संगीत की रीतसर जो कहते हैं, मतलब एक तालीम शुरू की। और जब मैं 11वीं कक्षा में आई तो कॉलेज में फेस्टिवल होता है, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें गाने का मौका मिला तो सभी ने मतलब काफ़ी उसे सराहा, और फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरा फ्यूचर बन सकता है। जब आपने महसूस किया कि आप में हुनर है तो आपने अपने कला को किस प्रकार से आगे डेवलप किया? संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने संगीत टीचर का साथ लिया। मेरी गुरु का नाम है मिसेस विनीता तेम्बे,
और वो जहाँ मैं रहती हूँ बस वहाँ से कुछ दूरी पर रहती हैं। और इतनी अच्छी टीचर मिलना शायद मतलब मेरी आवाज़ जो थी उस पर मतलब कहा जाए कि सोने पे सुहागा, क्योंकि उनका जो सिखाने का तरीका है वो शायद ही किसी टीचर का हो सकता है। और इसी तरह मैंने फिर उनसे सीखना शुरू किया। करीबन 12 साल मैंने उनसे सीखा। MA पार्ट 1 जब तक मैं करती रही तब तक मैं उनसे सीखती रही। अब मैं रेडियो वगैरह से सुन के अपने में इम्प्रोवाइजेशन लाने की कोशिश करती हूँ। तो मंजू जी, आपने अपने संगीत के तालीम के बारे में बताया, अभी आप बताइए अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा। पढ़ाई मैंने ब्लाइंड स्कूल में की। नर्सरी में, प्ले स्कूल से लेकर नर्सरी तक जो मैंने की वो माता लक्ष्मी स्कूल फॉर द ब्लाइंड जो सायन में है वहाँ की। और उसके बाद में कमला मेहता अदर स्कूल फॉर द ब्लाइंड करके जो स्कूल है लड़कियों के लिए, वहाँ पर मैंने 7वीं कक्षा तक की। 8वीं से 10वीं मैंने किंग जॉर्ज हाई स्कूल से की। और उसके बाद में कॉलेज विवेकानंद, इस तरह से मैंने पढ़ाई की। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने किया फाइनेंस मैनेजमेंट में, वो वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से किया। और बीच में मैंने थोड़ा बहुत फ्रेंच भी सीखा, 3 लेवल फ्रेंच के किए एलियांस फ्रांसेस से। आपके पढ़ाई के वक्त आपके सपोर्ट सिस्टम्स क्या थे? मेरे रीडर्स हुआ करते थे जो 9-9, 10-10 घंटे मेरे लिए पढ़ा करते थे। और फिर अगर उतने से भी काम ना बने तो वो रिकॉर्ड करके मुझे मटेरियल देते थे। कुछ हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने भी बहुत हेल्प की। इनकी जो रिकॉर्डेड बुक्स थी इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, मैंने इंग्लिश सच कहा जाए तो इन्हीं लोगों की वजह से मेरी इंग्लिश का डिक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि इनके यहाँ पर बहुत अच्छे रीडर्स आते हैं और हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलता है। जब आपने फ्रेंच सीखा तो आपके लक्ष्य कुछ हुआ होगा और उसके बाद आपने संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया, तो ये बदलाव कैसे हुआ? मैंने सोचा कि शायद केवल एक संगीत ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ब्लाइंड व्यक्ति को आगे बढ़ाती है या दृष्टिहीन व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। उसमें और भी कई गुण होते हैं, कई कलाएं होती हैं। तो उसमें से एक कला ये है कि हम भाषाएं पिकअप करने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इंटरप्रेटर बनूंगी, मतलब भाषांतर करने का काम मैं करूंगी, वो प्रोफेशन लूंगी। लेकिन उसके लिए काफ़ी सिर्फ मेहनत की नहीं, लेकिन थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा लोगों का एक्सेप्टेंस और लोगों का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, जो मुझे उस वक्त नहीं मिला। इसलिए फिर मेरा वो फ्रेंच छूट गया और संगीत ही आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा जो आगे चीज़ ज़्यादा बढ़ी है और जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं उसे लेना चाहिए। तो मंजू जी, आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसे अनुभव हमारे सुनने वालों के साथ बांटिए जो बेहद रोचक हो। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, मतलब VT टू चेंबूर जा रही थी और एक औरत मेरे सामने बैठी हुई थी जो बहुत उदास और निराश थी ज़िंदगी से। और उसने मुझसे ये कहा कि वो बहुत निराश है और वो तो खुदकुशी करने जा रही है। तो मुझे देखने के बाद उसने ये कहा कि आपकी स्माइल जो है, आपकी मुस्कान जो है, उसने मेरा इरादा बदल दिया। मतलब आप कैसे जी पाती हैं कि इतना आपके पास एक चीज़ ना होने के बाद आप जीती हैं। तो अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों ना जिएं। लेकिन इस बात की खुशी ज़रूर है कि एक ज़िंदगी मिल गई। आपने हमारे देश के अंदर और बाहर भी काफ़ी ट्रैवल किया है और वो भी अकेले ट्रैवल किया है। तो ये आत्मविश्वास, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रैवल करते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिला? एक व्यक्ति हुआ करते थे मिस्टर विक्रम दत्त करके, उन्होंने ये विश्वास मुझ में जगाया कि नहीं, तुम कर सकती हो, चाहो तो कर सकती हो, नहीं चाहो तो कोई कहने वाला नहीं, जो उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाई। और इसी तरह से वो हौसला मुझ में जागा। और कहीं हद तक मेरी मम्मी इस बात की ज़िम्मेदार ज़रूर रही हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मम्मी ने ये कहा कि तुम कैसे जाओगी। फिर मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि उम्र भर क्या आप मेरे साथ रहेंगी, क्या आप जानती हैं कि उम्र भर रहेंगी। फिर उस बात का जवाब ना देते हुए उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम चाहो वो करो। आप तो बचपन से म्यूज़िक सीख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपके फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स वगैरह कौन हैं?
जो आपको प्रभावित करते हैं? सुनिधि जी की आवाज़ जैसी है, या सोनू निगम जी की आवाज़ जैसी है, या मतलब अब श्रेया घोषाल जी जैसी हैं, मतलब वैसी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं कानों को सुनने में। आशा जी की जैसे आवाज़ है, वो वर्सेटैलिटी, वो मतलब एक चीज़ उसमें ये भी रहती है कि आशा जी में एक बात ये भी थी, वो ज़माने से थोड़ा सा आगे थी। मुझे बेसिकली सॉफ्ट नंबर्स भी पसंद हैं, और जो नंबर्स में ज़्यादा हरकतें, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब गाने का जो पूरा अंग नज़र आता है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मंजू जी, हमारे सुनने वालों के लिए एक गाना गाइए प्लीज। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। वाह वाह मंजू जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जाते जाते आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे जो इंस्पिरेशनल हो? अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है बिल्कुल पॉजिटिवली लीजिए, हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव ढूंढिए, क्योंकि किसी ने, सबके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ये थी मुंबई की मंजू मग्गू, जो कि जॉर्ज अब्राहम से बातचीत कर रही थी। और अब हर्षा भोगले हमारे साथ हैं। और आज इनसे सुनिए मेरठ के जगदीश लूथरा के बारे में। जगदीश लूथरा दृष्टिहीन है। ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं ना कि सब्र इनका मंत्र है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये है इनका मंत्र। बेगरज किसी की मदद करने को ही ये अपना धर्म ईमान मानते हैं। जगदीश लूथरा एक ऐसे जुझारू इंसान जिन्होंने परिवार और समाज दोनों के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 15 जुलाई 1950 को मेरठ में जन्मे जगदीश जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उनके माता पिता ने केवल 10 वर्ष की आयु में उन्हें अकेले ही देहरादून के एक नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में भेज दिया था। अपने परिवार से कोई सहयोग न मिलने के बावजूद जगदीश ने हार नहीं मानी। वो स्कूल की पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिल हुए। यहां पर भी सभी ने उनका तिरस्कार किया और उनका मजाक उड़ाया, पर इन सभी बातों को अनदेखा कर वो पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहे और उन्हें कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया। अपनी पढ़ाई पूरी कर उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसकी शुरुआत सिर्फ 2 छात्रों से हुई थी। आज ये स्कूल 35,000 से ज्यादा लोगों का भविष्य संवार चुका है। इसमें पढ़े ज्यादातर लोग ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। जगदीश ने विकलांग लोगों की भी काफी सहायता की है। अपनी इन उपलब्धियों के कारण आज वो अपने शहरवासियों की नजर में एक हीरो हैं। कई जाने माने टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू दिखाए जा चुके हैं और उनकी इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आज जगदीश अपने शिक्षा संगठन के जरिए हजारों लोगों का भविष्य सुधारने में जुटे हैं। तो ये थे हर्षा भोगले, जो कि जगदीश लूथरा जी के बारे में बता रहे थे। तुमने सुना है अर्शद के जोश, मीजल्स, मम्प्स और जुकाम ये बड़ी छूत की बीमारियां होती हैं, बड़ी आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। सुना क्या भाई, आजमाया है हमने। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि मैं दिन भर के काम काज से जूझ कर थका हारा स्टूडियो में आता हूँ। यहाँ होती हैं हमारी पुरजोश सलीमा। बस इन्हें देखकर मुझे भी जोश आ जाता है, दम में दम वगैरह वगैरह है। अरे शुक्रिया शुक्रिया भैया, हमें तो नहीं पता था कि मतलब आपको। अरे भाई, आप काम करें, मेहनत करें तो पता चले ना। बस यूं ही फ्रेश फ्रेश चली आती हैं तो जोश तो रहेगा ही आपके पास। कर दी ना चोट। जानती थी कि कभी भी सीधा कॉम्प्लीमेंट नहीं देते तुम। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। कहना ये चाहता हूं कि शारीरिक चुस्ती और जोश सब लोगों की तरह दृष्टिहीन लोगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उससे आप भी भली भांति परिचित हैं। सिर्फ हम ही नहीं, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के फाउंडर चेयरपर्सन और एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के चेयरमैन, और हम दोनों के साथ
इनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। सलीमा, आप बताइए कि ये कौन है वो शख्स? जॉर्ज इब्राहिम। जी हाँ। It is a pleasure to have George advise us on sports and physical fitness issues और इनसे बातचीत कर रहे हैं मोनिका शर्मा। जॉर्ज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दृष्टिहीन लोगों के लिए शारीरिक स्वस्थता और खेलकूद क्यों महत्वपूर्ण है? अंग्रेजी में एक कहावत है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ तन में। हम समझते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति ही क्यों, हर व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वस्थता या फिजिकल फिटनेस बहुत ही अहम रखते हैं और इससे एक तो हमारे जो शरीर है वो चुस्त पुस्त हो जाता है, दूसरी बात बीमारियां दूर रहता है, तीसरी बात जब आप हल्का महसूस करते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। खेलकूद से लोगों को मज़ा भी आता है और खेलकूद फिजिकल फिटनेस का एक ज़रिया है। अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खेलकूद का एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। क्या खूब कहा आपने। अब हमें ये बताइए कि वे कौन कौन से खेल हैं जिनमें कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भाग ले सकता है? ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है कहना, क्योंकि ब्लाइंड, एक ज़माने में लोग कहते थे कि ब्लाइंड बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे क्योंकि क्रिकेट एक विजुअल गेम है, बॉल को देखना पड़ता है। पर देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों से या उससे भी ज़्यादा ब्लाइंड लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट मैं कहना चाहूँगा कि आज के तारीख में कई ऐसे खेल हैं जो ब्लाइंड लोग खेलते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, एक तरीके के फुटबॉल खेलते हैं, एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, एक एडॉप्टेड फॉर्म ऑफ टेबल टेनिस भी खेलते हैं। चेन्नई में मैंने देखा है कि ब्लाइंड बच्चे कबड्डी खेल रहे थे और टेनिस, एक तरीका का टेनिस भी खेल रहे थे। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि जो ब्लाइंड लोग खेलते हैं उसमें आवाज़ या ऑडियो सिग्नल्स या आवाज़ का जो क्लूज हैं वो दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो हम नहीं खेल सकते। तो अब ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? जहाँ तक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स या ब्लाइंड खेलकूद का मसला है, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन या इप्सा कहते हैं उसे। ये इसका हेडक्वार्टर्स है स्पेन राष्ट्र में। इस संस्था के अंडर इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट्स होते हैं, हर साल होता है। यही संस्था पैरा ओलंपिक्स के साथ मिलकर हर 4 साल ओलंपिक गेम्स के बाद जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें ब्लाइंड लोगों का एथलेटिक्स मीट कंडक्ट करवाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई गेम्स हैं जैसे कि फुटबॉल, गोल बॉल, इंटरनेशनल गोल्फ और फिर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है जो इंटरनेशनल लेवल पर ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल ब्लाइंड चेस एसोसिएशन है जो वर्ल्ड लेवल पर चेस को खिलाते हैं। और कई ऐसे खेल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाता है। और राष्ट्रीय लेवल पर इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो राष्ट्रीय लेवल पर हर साल एथलेटिक्स का आयोजन करता है जिसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं। और एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया है जो हर साल राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट का प्रतियोगिता करते हैं। और इसके साथ इंडियन ब्लाइंड चेस फेडरेशन भी है जिनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये लोग राष्ट्रीय लेवल पर चेस मीट्स करते हैं। और इसी तरह से कोलकाता में भी एक चेस बॉडी है जो राष्ट्रीय लेवल पर चेस कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। स्विमिंग, जो भारतीय ब्लाइंड बच्चे उसमें भाग लेते हैं, बहुत मज़े भी लेते हैं। हर साल ये कंपटीशन होता है। तो अब ये बताइए जॉर्ज जी कि क्या ऐसे भी कोई खेल हैं जो इंटरनेशनली ज़्यादा पॉपुलर हैं, भारत में जिनके बारे में हम शायद उतना नहीं जानते? कई ऐसे खेल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाता है जैसे कि गोल बॉल, ये रग्बी जैसा एक खेल है। गोल्फ, फिर होता है टैंडम साइकिलिंग। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भी खेल है जो फुटबॉल है, 9 पिन्स, ये सब खेल हमारे देश में शायद सुना भी नहीं गया है। अब ये बताइए कि दृष्टिहीन लोगों के साथ कार्यरत विभिन्न विद्यालयों और संस्थाओं को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह दिमागी विकास होता है क्लासरूम के अंदर किताबी ज्ञान प्राप्त करके, उसी तरह खेल के मैदान में शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ दिमागी स्वस्थता भी प्राप्त किया जाता है। शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स।
इसी प्रकार मेरा कहना है कि खेल का मैदान हमारे दुनिया का एक स्टेज है जहाँ पर बच्चे जीत के टाइम खुशी, हारने के टाइम दुख, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी हंसी मजाक करते हैं। जैसे जिंदगी की जो भी भावनाएं हैं ये सब हम लोग खेल के मैदान में महसूस करते हैं। एक महान वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है कॉनराड हंट, उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि उन्होंने खेल से ज़िंदगी सफलतम पूर्वक जीने का मंत्र सीखा था। और उन्होंने कहा कि ये 5 Ds हैं। उन्होंने कहा कि पहला जो डी है वो ड्रीम्स, उन्होंने कहा खेल कूद के माध्यम से उन्होंने सपना देखना सीखा। दूसरा उन्होंने कहा कि डी फॉर डिज़ायर, मतलब इस सपना को साकार करने का इच्छा। तीसरा डी मतलब डिसिप्लिन, इस इच्छा के साथ साथ एक अनुशासित तरीके से अपना सपना पूर्ण करने का एक प्रोसेस। और इसके साथ साथ डी फॉर डेडिकेशन, इसका मतलब पूरे तरह से आत्मसमर्पण अपना सपना साकार करने के लिए। और फाइनली डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। और उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति में ये 5 गुण हैं, यानी कि ड्रीम, डिज़ायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, अगर ये 5 हैं तो जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई उनको रोक नहीं सकता। जॉर्ज जी, हमारे श्रोता और मैं भी ये जानने में काफ़ी उत्सुक हैं कि क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए मुख्य धारा की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना संभव है? आज के तारीख में ब्लाइंड लोग चेस जो है वो आम मेन स्ट्रीम चेस प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। दूसरा एक खेल है ब्रिज, ये कार्ड्स का गेम है, पत्तों का खेल है। ब्रिज ब्लाइंड लोग उन पत्तों से खेलते हैं जिसमें ब्रेल का नोटेशन होता है। एथलेटिक्स में कई ऐसे सिचुएशंस हैं, जैसे कि सुनने वाले जानते होंगे मार्ला रनियन, उनका जो दृष्टि है 6/60 से कम है। इन्होंने अमेरिका की तरफ से एथलेटिक्स में उन्होंने सिडनी ओलंपिक्स और एथेंस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह हेनरी वनियाक्यो है जो कीनिया के हैं, जो कई मैराथन रेसेस भागे हैं। चलते चलते जॉर्ज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि एक दृष्टिहीन खिलाड़ी भी एक दिन एक पेशेवर दृष्टिवान खिलाड़ी की तरह सफल हो सकता है? ब्लाइंड क्रिकेटर्स हो या ब्लाइंड फुटबॉलर्स हो या ब्लाइंड कबड्डी प्लेयर्स हो, मेरे ख्याल से ये लोग क्रिकेट या कबड्डी या फुटबॉल को एक व्यावसायिक या एक पेशे के तौर पर फिलहाल देख नहीं पाएंगे। पर मेरा मानना है कि जैसे एथलेटिक्स हैं, हेनरी वनियोकी की बात किया हमने, तो ये एक पेशेवर एथलीट हैं। पर ये खेल का जो प्रोफेशन है तब तक लिया जा सकता है जब तक आप युवा हो, शायद 35-36 साल तक। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अंजू बॉबी जॉर्ज और पीटी उषा ने नेशनल लेवल पर एथलेटिक्स किया है, अगर ब्लाइंड खिलाड़ी भी प्रयास करें, स्पेशली पार्शली ब्लाइंड और पार्शली साइटेड खिलाड़ी मेहनत करें, प्रयास करें, तो ये मुख्य धारा एथलेटिक्स में भाग ले सकते हैं। मैं खुद अपने स्कूल के ज़माने में मुख्य धारा एथलेटिक्स में स्टेट और जोनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया था, दृष्टिहीन होने के बावजूद। तो ये मेहनत करने की बात है, रियाज करने की बात है, और एक अनुशासित तरीके से अपने एथलीट बनने का जो गोल है उसकी तरफ अग्रसर होने की बात है। और जिस लेवल पर आजकल ब्लाइंड लोगों का स्पोर्ट्स हमारे देश में प्रमोट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से बहुत दूर है, पर नामुमकिन ज़रूर नहीं है। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। मोनिका शर्मा कुछ पूछ रही थी जॉर्ज इब्राहिम से जिस्मानी चुस्ती और फुर्ती के बारे में। टेक्नोलॉजी इनसाइट सेगमेंट में आपको ये जानकर खुशी होगी कि चेन्नई बेस्ड एक कंपनी ने मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर फॉर ब्लाइंड यूजर्स बनाया है टू सर्व एज देयर मोबिलिटी गाइड। जब आप इसे अपने मोबाइल फोन पर लगाएं तो वो स्वर से डायरेक्शंस देगा, जैसे कि बस स्टॉप का रास्ता किधर है या मार्केट और स्कूल कैसे पहुंचना है, और इवन द बस नंबर फॉर अ स्पेशल डेस्टिनेशन। कैन यू इमेजिन? जी हाँ, चेन्नई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसे बनाया है और आजकल अमर सेवा संगम नाम के एक एनजीओ के पास ये ट्रायल के रूप में है। और जो सुन नहीं पाते उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दिखते हैं। जाहिर है अगर ये डिवाइस पूरी तरह कामयाब होगी तो दृष्टिहीन लोगों के चलने फिरने की क्षमता में हैरतनाक तरक्की हो जाएगी। जी, कैपिटल कॉस्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज।
लेकिन a single installation would support up to 300 users. वाह, बहुत अच्छी खबर है ये। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। हाँ तो दोस्तों, अब वक्त ये कह रहा है कि भैया यहाँ से समेट लो अपना बोरिया बिस्तर। हाँ, और वक्त की बात तो हम दोनों ने हमेशा मानी, यानी मैंने, सलीमा रजा ने, और मैंने, अरशद इकबाल ने। हम दोनों चाहते हैं इजाजत। खुदा हाफिज। iWay, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का